जानना है। अब हम आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट किसे कहते हैं। अब क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए ये प्लीज आपका किसी का माइक बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ये ऑफ कर दें। एक माइक बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, शोर आ रहा है उसका। अब हम देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम किस चीज का नाम है? सबसे पहली बात ये, क्लासरूम में सबसे दो अहम उसके जो एजेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो है टीचर और स्टूडेंट। ये दो आप कह लें उसके अरकान हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्लासरूम है। इसके अलावा वो कमरा, उसका साइज, वो स्पेस जो वहां पे दी गई है, उसके बाद वहां पे लगा हुआ व्हाइट बोर्ड है, वहां पे आपका रोस्ट्रम है, आपकी डेस्क है, आपका आपकी चेयर्स हैं, उनकी अरेंजमेंट है, ये सारी पूरी एक इन्वायरमेंट है जिसका नाम क्लासरूम। यानी क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, टीचर है, वो स्पेस है, वो मटेरियल है जो दिया गया है, और वो टाइम है पीरियड का जो आपको दिया गया है जिसके दौरान आपने पढ़ाना। अब इस क्लासरूम पूरे के जो इसको करना क्या है, सारे को ऑर्गेनाइज करना है। ये टीचर का काम है कि स्टूडेंट्स को बिठाना किस तरह है, वो स्पेस जो दी गई, कुर्सियों की अरेंजमेंट्स कैसी होनी चाहिए, अपने टाइम को यूटिलाइज किस तरीके से करना है, गप लगा के करना है, ग्रुप वर्क करवाना है, पेयर वर्क करवाना है, लेक्चर देना है, स्टूडेंट से काम करवाना है, टेस्ट लेना है। तो इस तरीके से ही अरेंजमेंट करनी है। क्लासरूम के आर्टिकल्स को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि इंश्योर किया जाए दैट स्टूडेंट लर्निंग को टेक प्लेस। अगर ये तमाम चीजें, आर्टिकल्स ऑफ द क्लासरूम फेल टू रेंडर स्टूडेंट लर्निंग, देन वो क्लासरूम जो है वो यूजलेस है। अब दो गोल्स हैं क्लासरूम को मैनेज करने के। जो आप टीचर ये ऑर्गेनाइज कर रहा है ना क्लासरूम के तमाम आर्टिकल्स को, बुनियादी तौर पे ये मैनेजमेंट है उसकी, क्लासरूम मैनेजमेंट, कि उसके स्टूडेंट्स को, स्पेस को, टाइम को, मटेरियल्स को वो ऑर्गेनाइज कैसे करता है, और उस टाइम में इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है कि स्टूडेंट्स कुछ लेके बाहर जाते हैं। ये उसकी क्लासरूम मैनेजमेंट है जो वो कुछ कर रहा है। अब इसके गोल्स दो हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। हम क्यों करवाते हैं, वाई क्लासरूम मैनेजमेंट? मेजर दो गोल्स हैं। नंबर एक, कि एक प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट पैदा की जाए। ऐसी वर्क एनवायरनमेंट पैदा की जाए जिसके अंदर स्टूडेंट इन्वॉल्व हों, अब उस्ताद मोहतरम के साथ कोऑपरेट कर रहे हूं, दी गई एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हूं, और वक्त का ज़या ना हो रहा हो। तो ये बुनियादी दो मकासद हैं। और वो क्या, फिर मैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट की जाए। वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होती है? हर बच्चा फील करे कि इस पीरियड में मैंने सीख के जाना है और सीखने का मौका मिलता है। ऐसा हो सकता है दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स भी आपके पास आके बैठ के लर्न करें। ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर स्टूडेंट इन्वॉल्व हो। अब यहाँ पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एज अ टीचर जो शेयर करूंगा कि मैंने वर्क एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट की। दूसरी क्लासेस के बच्चे मेरे पास कैसे आके बैठते थे, असातिज़ा जिनके बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते थे, वो रिक्वेस्ट करते मुझे कि यार हमारे बच्चों को भी आप अपनी क्लास में बिठा लिया करो। अगर आप में से मेरा कोई प्यारा दोस्त, मेरा कुलीग रहा है, तो he could recall that I was posted as a lecturer in English at Government College of Science, Faisalabad, and I taught to the and I taught talent class. और वो talent class जो थी वो 700 से ज्यादा मार्क्स वाले लोग थे। इसके अलावा दो क्लासेस मेरे पास और भी थी। अब उन तमाम क्लासेस के अंदर मैंने ये किया। अब मैं जो बात, पहली बात है वर्क एनवायरनमेंट मैंने कैसे क्रिएट की। ये एक लेसन होगा, लेसन टू बी लर्नड फॉर द लेक्चरर्स इन इंग्लिश इन जनरल, इन पर्टिकुलर, एंड अदर फ्रेंड्स इन जनरल। मैंने जो टेक्स्ट बुक थी, उस वक्त हमारे दौर में टेक्स्ट बुक ये बटन बटन वाली पहली नहीं थी, ये फर्स्ट स्लाइड वाली थी जो आपने भी पढ़ी। मैंने बच्चों से इसको अनबाइंड करवा दिया, इसमें से मैंने निकलवा दी, पिन निकलवा दी जो जिल्द वाली थी,
اور ہر لیسن کے آخر پر میں نے 4 سے 5 پیجز انسرٹ کروا دیے. اس لیے کروا دیے، بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا یہ آپ کی نوٹ بک بھی ہے، بک بھی ہے. میں نے جو کام انگلش کا آپ کو کروانا ہے وہ ان پیجز پر، ہر لیسن سے متعلق نوٹس جو ہوں گے وہ ان پیجز پر ہوں گے. جب یہ ہو گیا، اس کے بعد دوسری بات، ہر بچے کے ہاتھ میں پریفریبلی لیڈ پینسل کا ہونا ضروری تھا. اگر وہ نہ ہوتی تو پھر وہ بال پوائنٹر بھی رکھنے کی اجازت ان کو حاصل تھی. اب کیا ہوتا کہ جب کلاس سٹارٹ ہوتی تو میں کسی ایک بچے کو ایٹ رینڈم ریڈنگ کے لیے کہہ دیتا کہ ٹیکسٹ کی ریڈنگ کرے. وہ بچے ٹیکسٹ کی ریڈنگ کرتے اور دوسرے بچے جو کلاس کے ہیں وہ اپنے متعلقہ وکیبلری جو ڈیفیکلٹ لگتی اپنے ڈیفیکلٹی لیول کو انڈر لائن کرتے چلے جاتے. ایٹ رینڈم کبھی میں نے کسی کو سے ریڈنگ کرا لینی، کبھی کسی سے. تو ایک لیسن 4-5 بچوں سے میں ایک پیج ریڈ کرواتا. اس سے ایک تو بچوں کے اندر پڑھ کے آنے کی عادت پڑ گئی، ریڈنگ اچھی ہو گئی. انہیں ہو سکتا ہے استاد محترم مجھ سے ریڈنگ کروا لیں، تو بچے ریڈنگ کی پریکٹس کر کے آتے. دوسری بات یہ ہوتی کہ جو ریڈ نہ کر رہا ہوتا ہر بندہ انڈر لائن کر رہا ہوتا اپنے ڈیفیکلٹی لیول کو. یہ کیا تھی؟ ایک پروڈکٹیو ورک انوائرمنٹ بن چکی تھی. اس کے بعد جب یہ ریڈنگ کا پروسیس مکمل ہو جاتا تو میں اسٹوڈنٹ میں سے ہی ایٹ رینڈم کبھی کسی کو، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو بلا کے اس کے ہاتھ میں چاک پکڑا کے بچوں سے کہتا کہ اپنے بھائی اسٹوڈنٹ کو، کلاس فیلو کو وہ ورڈز جو آپ نے انڈر لائن کیے ہیں اس کو لکھواتے جاؤ. تو ہر بچہ اپنا اپنا ورڈ لکھواتا جاتا. زیادہ تر تو ورڈز کامن ہی ہوتے، لیکن بعض اوقات ایسے آسان ترین الفاظ بھی سامنے آتے جو ایک آدھ بچے کو نہیں آتے ہوتے تھے، تو وہ بھی سب کے سامنے شیشے کی طرح بلیک بورڈ پہ آ جاتے. اب بلیک بورڈ پوری کلاس کے ڈیفیکلٹی لیول کی پکچر پیش کرتا. ہر بچے کو پتا چلتا کہ یہ ورڈز ہیں ہمارے اس لیسن میں، اس پیج میں جو ہمیں یاد کرنے. اس کے بعد اب جو جس نے انڈر لائن کیے تھے وہ پہچان بھی سکتا تھا. اس کے بعد میں نے ان بچوں سے ایک ایک ورڈ کا پوچھتا اس کا پروننسیشن کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے. 2 دن کے بعد میرا کام 5% رہ گیا کہ 95% بچے گھر سے پڑھ کے آتے، آکسفورڈ ڈکشنری کو کنسلٹ کر کے آتے، ہر بچے کا ہاتھ کھڑا ہوتا اور ہر بچہ پروننسیشن بتانا چاہتا. تو ہر بچہ اسٹوڈنٹ انوالو ہو رہا تھا. لیسن کے آخر پہ لگائے تھے پیج نمبر لکھ کے وہ پیراگراف کے اندر میں کہتا کہ آپ پریپوزیشنل فریزز انڈر لائن کیجئے. ایگزامپلز رننگ ٹیکسٹ میں سے مل رہی ہوتی پینسل سے کام نہ کرے، وہ شور کرے، وہ ادھر ادھر دیکھے. وہ کام کر رہے ہوتے، میں کرسیوں کے درمیان میں جن کو ایلز آپ کہتے ہیں ان میں پھر رہا ہوتا. ہر بچے پر میری نظر ہوتی. صرف آخری 10 منٹ کے لیے کلاس میرے پاس، میرے کنٹرول میں ساتھ میرے لیول پہ آتی، یعنی ٹیچر اورینٹڈ بنتی کہ میں نے پھر اس کی ٹرانسلیشن کرنا ہوتی اور جو کوئی چیز اور مزید ایکسپلین کرنے والی ہوتی وہ کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کلاس روم مینجمنٹ کیا ہے کہ کلاس کے تمام آرٹیکلز کو آرگنائز اچھے طریقے سے کیا جائے، اس طریقے سے آرگنائز کیا جائے کہ بچے لرن کر کے جائیں. اور اس کلاس روم مینجمنٹ کے آبجیکٹیوز 2 ہیں. پہلا آبجیکٹیو ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ، ایک فضا تو کریٹ کریں.
اگر آپ نے فضا ہی کریٹ نہیں کی بچوں کی لرننگ ٹیک پلیس کرے گی ہی نہیں. اور جب آپ نے فضا کریٹ کی ہے تو اس کے اندر بچے انوالو ہو رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھے ٹیچر کے لیے لازم ہے کہ وہ کلاس روم مینجمنٹ کے پرنسپل کو مد نظر رکھے. اب اگر ہم ڈیفینیشن کریں کلاس روم مینجمنٹ کی ادروائز, تو اس میں چند چیزیں اور آتی ہیں کہ یہ ایک پلاننگ ہے بنیادی طور. پلاننگ کیا ہے کہ میں نے اگر آج کالج آنا ہے پڑھانے, تو مجھے کل شام آج کے لیسن کو پلان کرنا چاہیے. مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا کل کے لیسن میں ڈیلیوریبل کیا ہوگا. میں نے جب کلاس روم چھوڑنی ہے تو میرے بچے اکیڈیمکلی نصاب کے حساب سے کیا لرن کر چکے ہوں, اور ایتھیکلی مورلی سوشلی کیا حاصل کر چکے ہوں اور لرن کر چکے ہوں. تو جتنا میں اس لیسن کو بہتر پلان کروں گا, مثال کے طور پہ کیا میں ان کو گرامر سکھانا چاہتا ہوں, کیا میں ان کو ویکیبلری کرانا چاہتا ہوں, پارٹس آف سپیچ کرانا چاہتا ہوں, پنکچویشن کرانا چاہتا ہوں, میں کیا کرانا چاہتا ہوں, میں یہ پلان کر کے جاؤں گا تو بچوں کی لرننگ لازمی ہوگی. اگر میں جاؤں اچھا بھائی کتاب کھولو, کوئی تسی اپنی مرضی دا پڑھ لو, یہ کوئی بات نہیں ہوگی. تو پلاننگ کلاس روم مینجمنٹ کا اہم کمپوننٹ ہے کہ آپ ایک دن پہلے رات کو یا صبح اٹھ کے کہ یہ کام میں نے کرانا ہے, اس میں میں نے یہ اگزامپل دینی ہے, اس میں میں نے بچوں کے اندر اور ایک بات فائن آرٹ سے کچھ بھی ہے وہ ہم پڑھاتے ہوں اور اس کے کریں, تو ایتھیکل سٹوری کنیکٹ نہ کریں, کوئی واقعہ کنیکٹ نہ کر پائیں, یا کوئی مذہبی بات ضرورت یا کسی بات ذہن میں رکھ کے آئیں جو اس نصاب کے ساتھ ایسے کنیکٹ کریں کہ بچے بہترین شہری بہترین شہری بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں. اب میں نے بات مذہبی کی ہے, مذہبی کے اندر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہماری کلاس کا کمپوزیشن جو ہے وہ ڈائیورسیفائیڈ ہے, مختلف مذاہب کے لوگ, فرقوں کے, مختلف فرقیوں کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو جا کے کسی ایک کو کرے. مذاہب تمام, چاہے علامی ہیں چاہے غیر علامی ہیں, ان کے درمیان دوسرے کو کلاڑا مار دو, کوئی نہیں کہتا دوسرے کی گولی مار دو, چوری کر لو. تو جو کامن چیزیں ہیں وہ مذہب کے طور پہ آپ وہ بھی بات بتا سکتے ہیں, آپ صحابہ کے واقعات سنا سکتے ہیں, اپنا اخلاقیات پر مبنی, برداشت پر مبنی, یہ سارے آپ کر سکتے ہیں. اس میں گویا اگر آپ پریپیئرڈ آئیں گے تو کیا ہوگا, آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا. ادروائز آپ چھپتے پھریں گے. چھپتے کیسے, یار آج نا آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں, آج جو ہے نا آپ سیلف ریڈنگ کریں, مطلب آپ کوشش کریں گے ٹائم کو بیٹ کرنے کی. اگر آپ تیار ہو کے آئے ہیں تو کیا ہوگا, آپ پڑھائیں گے اور آپ کے اندر بہترین اپنے اوپر, اپنی لرننگ کے اوپر اعتماد ہوگا. یہاں پہ ایک بات اور یہ کہ جب آپ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اوے تو نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو ان کا نام لے کے پکارنا چاہیے. اب آپ کہیں گے میرے پاس تو 3-4 کلاسز ہے کالج میں کیسے ہر ایک کا نام یاد کر سکتا ہوں. تو یہ ایک نسخے کے طور پر, ایک پریسکرپشن کے طور پر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ تمام اسٹوڈنٹس کے نام یاد کر سکتے ہیں. وہ کیسے, میں اپنی ایک اگین ذاتی اگزامپل دوں گا کہ میں عرصہ 25-30 سال سے پڑھا رہا ہوں میں بھی, اور یہاں پہ ٹریننگز مختلف اداروں میں. آج بھی میری ایمرجنسی سروسز 1122 میں ایک لیکچر تھا, کل قائد میں جسے ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں ان کے ساتھ تھا. تو ایک بات میں کرتا ہوں کہ جہاں پہ میرے لیکچرز ایک دن سے زیادہ چلنے ہیں اور وہی پارٹیسپینٹس رہنے ہیں, جیسے آپ کی کلاسز وہی رہنی ہے سال کے لیے, 2 سال کے لیے, تو اس صورت میں مجھے پارٹیسپینٹس کے, اسٹوڈنٹس کے, بچوں کے نام یاد ہونے چاہیے. ورنہ پورا 1-2 سال میں اوے تو کر کے, انگلی کا اشارہ کر کے 1-2 کے علاوہ سب کو بلاتا ہوں.
अब उसका तरीक़ेकार ये है जो मैं करता हूं आपसे शेयर कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर अमूमन मेरी क्लास में 30 से 35 40 तक भी हुए लोग होते हैं। अब इन 40 लोगों के नाम याद करने में 8 से 10 मिनट लगते हैं। उनका उसका तरीक़ेकार क्या है, मैं एक सर्कल बनवा लेता हूं बच्चों को उठा के, सॉरी अब आप बड़े बच्चे होते हैं मैं ये कहूंगा, उनको उठा के एक सर्कल बनवा लेता हूं। वो सर्कल में अपने राइट पर खड़े पहले शख्स से कहता हूं आप अपना नाम बताइए और ऊंची आवाज में बताइए ताकि सारे सुने। उसके बाद मैं दूसरे पार्टिसिपेंट से कहता हूं, स्टूडेंट से कहता हूं कि अब आप पहले वाले का नाम लीजिए फिर अपना नाम लीजिए। तीसरे से कहता हूं नंबर 1 का पहले नाम पुकारिए, नंबर 2 का फिर अपना पुकारिए। चौथे से इसी तरह चौथा पहले 3 का बारी बारी पुकारेगा फिर अपना नाम पुकारेगा। और होता क्या, आखिर पे मैं सबके नाम एक से शुरू करके पुकारने के बाद अपना नाम फिर पुकारता। तो होता क्या, इस तरह एक फोकस और अटेंशन के साथ 5 से 10 मिनट हम जो लगाते, हमें नाम याद हो जाते। तो जब एक क्लास आप एक हफ्ता में या एक महीना में उसके नाम आपको याद हो जाएंगे, यही प्रैक्टिस आप 15 दिन या महीने बाद दूसरी क्लास में कर सकते हैं। तो इस तरह आपको अपने तमाम स्टूडेंट्स के नाम याद होंगे और जब आप किसी बच्चे से उसका नाम लेकर बात करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, वो गुड फील करेगा कि मेरा उस्ताद तो मुझे भाई ने पुकार रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जो क्लास रूम मैनेजमेंट है वो प्लानिंग है। जितनी बेहतरीन आप प्लानिंग करेंगे उतना बेहतरीन आप लेसन डिलीवर करेंगे और आपको डिसिप्लिन के और कंटेंट के प्रॉब्लम्स कम आएंगे। और अगर आप पहले प्लान करके नहीं गए, इरेटिकली क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, इफ यू डोंट प्लान द स्टूडेंट्स विल प्लान फॉर यू देन। अब वो कैसे आपके लिए प्लान करेंगे, आपको बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, खुसर पुसर शुरू कर देंगे, शोर, मतलब क्लास को आप मैनेज फिर उस तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट के लिए प्लानिंग ही नहीं की। अब हमारे यहाँ दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक वो टीचर्स हैं एक वो टीचर्स हैं जो डिसिप्लिन पर यकीन रखते हैं, जो बच्चों को बोलने नहीं देते, जो बच्चों को सवाल नहीं करने देते, जो बच्चे को इधर उधर देखने की भी इजाजत नहीं होती। क्यों ऐसा वो करते हैं ज्यादा? और हमने, जैसे आप दोस्तों ने बताया ना, हमने भी अपने क्लासेस में ऐसे टीचर्स को भुगता है जो बच्चों को खामोश कराने के लिए उन्हें उनकी काबिलियत का पता ना चलने देने के लिए डंडे का इस्तेमाल करते थे। तो ये इनअफेक्टिव टीचर होता है जो सिर्फ डिसिप्लिन पर यकीन रखे कि बच्चे को बोलना नहीं चाहिए, हरकत नहीं। और जो अफेक्टिव टीचर है वो मैनेज करता है, डिसिप्लिन नहीं करता, मैनेज। डिसिप्लिन उस मैनेजमेंट का हिस्सा है। वो कैसे मैनेज करता है कि मैंने कब बोलना है, बच्चों ने कब बोलना है, बच्चों ने क्वेश्चंस कैसे करने हैं और मैंने उनको रिप्लाई कैसे करना है, आज के दिन बच्चों ने क्या लर्न करके जाना है। तो मैनेजर, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल टीचर जानता है उसके बच्चे डेली लर्न करके जाएंगे। और जो डिसिप्लिनरियन टीचर है उसके बच्चे कांपते हुए क्लास में आएंगे, कांपते हुए जाएंगे, पल्ले उनके कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपने देखना है अपने लिए, डू यू वांट टू बी effective teachers or ineffective teachers? इसके बाद टीचर कौन है? हम टीचर हु इज अ टीचर, उम्मीद है मेरी स्लाइड्स आपको शो हो रही होंगी, हम 8वीं स्लाइड पे हैं, हु इज अ टीचर। तो इसके बारे में सबसे पहली बात, टीचर का रोल फॉस्टर पेरेंट का है। फॉस्टर पेरेंट कहते हैं जो पेरेंट की तरह हो, जो वो रोल परफॉर्म कर रहा हो। अब उसका रोल क्या है? पहली बात तो वो फॉस्टर पेरेंट है, तो हमें ये देखना है कि पेरेंट का रोल क्या है। तो डेफिनेटली पेरेंट का रोल है कि वो बच्चे की परवरिश करे, उनकी ग़िज़ा का ख्याल रखें, उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग का करें, उनकी स्टडीज का करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग का करें। अच्छा, अब जो टीचर हैं डेफिनेटली वो बच्चों को की खुराक का तो बंदोबस्त नहीं कर सकते,
लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअल ग्रूमिंग का तो कर सकते हैं, एकेडमिक ग्रूमिंग का तो कर सकते हैं ना उनको। तो गोया बच्चों को वो मोहब्बत मिलनी चाहिए उस्तादा से जो वालिदैन से मिलती है, बच्चों को वो केयर मिलनी चाहिए उस्तादा से जो वालिदैन से मिलती है, बच्चों को वो कंसर्न मिलना चाहिए उस्तादा से जो वालिदैन से मिलता है, वो तरबियत का अमल उस असासा से मिलना चाहिए जो वालिदैन की जिम्मेदारी है। इसलिए टीचर क्या है, वो फास्टर पेरेंट है, पेरेंट की तरह है। तो इसकी मैं एक छोटी सी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मिसाल, जैसे हम कहते हैं ना मासी। अब मासी का वर्ड जो है ये बुनियादी तौर पर माँ सी है, माँ सी, माँ जैसी, कि उसको इतना ही दर्द होता है अपने भांजों का जितना उसकी बहन को होता है, गोया उसको एहसास इतना ही है जितना उसकी बहन को है, माँ की तरह का एहसास। तो ये मासी वाली बात टीचर की है, फॉस्टर पेरेंट होना मासी वाली बात है कि वो माँ की तरह का प्यार करता है उन बच्चों से, माँ की तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी निपटाता है। बच्चों की नेक्स्ट जनरेशन की जिंदगी को शेप अप करने के लिए वो एक रोशनी का मीनार है। उसने जिस तरह बच्चों की ग्रूमिंग करनी है, जो रहनुमाई करनी है, बच्चों ने उसी रास्ते पर चलना है। एक रोल मॉडल है, सबसे पहला हीरो बच्चों का उस्ताद होता है, वो एक रोल मॉडल होता है, और इसलिए उसको अपना बिहेवियर हमेशा रैशनल रखना चाहिए, इलॉजिकल बिहेवियर बच्चों की तरफ उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक उस्ताद बच्चों का दोस्त भी है, वो बच्चों के लिए एक फिलोसफर भी है, वो गाइड भी है, वो उनका मुरब्बी भी है, उनका मेंटोर भी है। तो एक ये हर टीचर, हम जो सब एक लाइन पर यहाँ पे इस वक्त वर्चुअली मौजूद हैं, हम अपने अंदर की आवाज सुन सकते हैं कि मैं बच्चों का दोस्त कितना हूँ, मैं उनको कितना हेल्प आउट करता हूँ, गाइड कितना करता हूँ, मैं उनकी मेंटोरिंग कैसे करता हूँ। तो ये हम खुद से सवाल कर सकते हैं। अब ये तो टीचर है, टीचर के बाद टीचिंग क्या है इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है, रिवाइज करना समझ, क्योंकि समझते तो हम पहले हैं। तो व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग बुनियादी तौर पे मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन है, इट इज मदर ऑफ ऑल प्रोफेशन, माँ है तमाम महकमों की, तमाम पेशों की। क्योंकि अगर किसी ने डॉक्टर भी बनना है तो उसने इदारों से पढ़ के बनना है, अगर इंजीनियर बनना है तो इन्हीं तालीमी इदारों से पढ़ के बनना है, पायलट बनना है तो इन्हीं तामीरी इदारों से पढ़ के बनना है। उसने कोई भी किसी भी शोबे को ज्वाइन करना है तो इन्हीं इदारों की वो पहल है। इसलिए माँ को चाहिए कि वो तो क्या बुनियादी आप खुद भी हैं और फिर सोसाइटी के जितने एजुकेटेड लोग हैं वो इसी पेशे की पैदावार है। तो ये नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन वर्ल्ड है, प्रोफेटिक जॉब है। ये चीजें जो अटैच है वो टेबल है कि अपना हमारे यहाँ टीचिंग को कैसे किया जाता है, टीचर को रेस्पेक्ट कैसे दी जाती है, और टीचर रेस्पेक्ट अपने प्रोफेशन को कैसे देता है, दोनों चीजें। टीचिंग की वैल्यूज, टीचिंग की बेसिक वैल्यूज बुनियादी तौर पे मेरे नजदीक बहुत सारी में से चार बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली वैल्यू है टीचिंग की डिग्निटी एंड इंटेग्रिटी, कि वो टीचर जो अपनी बताओ टीचर अपने प्रोफेशनली डिग्निटी को पर फर्ज कर ले कि मैं जिम्मेदार हूं इन, मैं जिम्मेदार
हूँ इस पेशे और की वो इस बात को ठीक कर लेगा तो हर इंटरनेट वो नहीं टीचर को अपनी और अपने इदारे की डिग्निटी और इंटेग्रिटी का ख्याल रखें। दूसरी बात है के चलते देहातों के अंदर कोई ने दे है, कोई जट है, कोई अराई है, मुख्तलिफ अपराधियों के बच्चे हैं और कोई अपना लोकल है, इससे कंसर्न जुबान का है, किस ओरिएंटेशन का है, उसका ताल्लुक है कि वो सारे के सारे उसके शागिर्द हैं, वो सारे के सारे उसके एक जैसे बच्चे हैं। उसको ये चाहिए, उसको इस बात की जरूरत है कि वो तमाम के साथ इंसाफ के तकाजे निपटाए, वो तमाम को एक नजर से देखे, वो तमाम की इवेल्युएशन एक तरह से करे, तमाम के क्वेश्चंस क्वेरी को एक तरह से अटेंड करे, किसी में डिफरेंशिएशन डिस्क्रिमिनेशन वो बिल्कुल भी ना करे। तीसरी है टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने पहले जिक्र करने की कोशिश की कि ये क्लास जो है ये मेरी जिम्मेदारी है इनको पढ़ाना, इनको अच्छा नतीजा आना। अगर ये बच्चे फेल हुए तो मेरी भी उनकी फेलियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब देखें, मैं अगेन आई वुड लाइक टू कोट माय ओन पर्सनल एग्जांपल इन दिस केस एंड दैट इज कि मैंने अपने कॉलेज के दौर में एक ऐलान कर रखा था क्लास में कि मेरा बच्चा कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। और जिस दौर की बात कर रहा हूँ 90s की, ये रिच पीरियड ऑफ अर्निंग थ्रू ट्यूशन था अंग्रेजी का। लेकिन मैंने ये ऐलान किया कि मेरा कोई बच्चा ट्यूशन ना सिर्फ मेरे पास नहीं पढ़ेगा, किसी के पास भी नहीं पढ़ेगा। अगर वो ट्यूशन किसी और या किसी के पास पढ़ेगा, मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। किसी को अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, वो पढ़ना चाहता है, तो कॉलेज के दौरानिया के अंदर मैं वहां पे मौजूद हूँ, कॉलेज में मेरे पास आए, स्टाफ रूम में आए, डिपार्टमेंट के कमरे में आए, अपना डिफिकल्टी लेवल मेरे साथ डिस्कस करे, प्रॉब्लम डिस्कस करे और उसका सोल्यूशन लेके जाए। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होता। जहां बच्चों को प्रॉब्लम होता वो मेरे पास आते। तो मुझे इस बात का फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे बच्चों ने ट्यूशन नहीं पढ़ी। और ये बात वालिदैन को भी पता थी कि हमने बच्चों को क्यों ट्यूशन नहीं पढ़ानी। टीचर ने कभी क्लास में कमी नहीं छोड़ी और उसके बाद वो कॉलेज में एक्स्ट्रा टाइम देता है बच्चों को बगैर किसी लालच के। और मैंने अपने ऊपर ये फर्ज कर लिया था कि अगर मेरा स्टूडेंट कहीं ट्यूशन पढ़ता है तो ये मेरी इंसल्ट है। ये मैंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बना, मैंने वालिदैन का खर्चा नहीं करवाना और मैंने अपने प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी नहीं करनी। उसका अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा आज भी मेरे सामने आता है और बच्चे जिससे मिलते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, कोट करते हैं मुख्तलिफ, जब वो खुद आप पढ़ा रहे होते हैं तो रेफरेंसेस के तौर पर कोट करते हैं। ये नहीं कि मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाई, मैंने पढ़ाई है, बट उस क्लास को कभी नहीं पढ़ाई जो मेरी क्लास रही है डेजिग्नेटेड। मैं दूसरी क्लासेस, दूसरे टीचर्स की क्लासेस को पढ़ाता था। तो मैं आप पर भी ये एक बात आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, ट्यूशन के मौके मिलते हैं पढ़ाने के, सिर्फ अपने सेक्शंस को, अपनी क्लासेस को छोड़ दें जिनको आप पढ़ा रहे हैं, उनसे ये बात कहें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ एक्सपर्ट बाकी की आप पढ़ाइएगा। ये truthfulness. A teacher is required to. A teacher has the basic value of remain truthful to the teacher हो, PhD हो, MPhil हो, जो भी उनका मार्क हो,
اس کے باوجود اور میں نے اگر انگریزی کے ہم نے کچھ ذمہ داری لے رکھی کہ ایسا نہیں، ایسا پلان کر کے آنا چاہیے. آپ نے گڈ ریڈنگ ہیبٹ آپ کو امپروو کر کوشش میں کمی نہیں آنی چاہیے. But we should pronounce it کہ ہم تو ایسے ہیں. اور اگر اندر پیریڈ کے دوران کوئی چیز ایسے بچے پوچھ سکتے ہیں کہ جس چیز سے ہماری انڈرسٹینڈنگ اپریسیشن ہم بچوں کو ڈاج نہ کریں. ہم بچوں کے ساتھ ہیں اور ان کو کوئی نہ کوئی غلط چیز نہ بتائیں. جب آج کے بچے بڑے ویکفل ہیں، آگاہ ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہو سکتا ہے ڈسکس کریں. میں اب اس کنفیوزڈ ہوں، کیا میرے علم میں یہ بات نہیں آئی تو ہم اس پہ انشاءاللہ نہ ہو وہ میں ڈاج نہیں کراتے. اٹیچا اب وہ کیا ہے سیریز، میں اس میں چند ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر ٹیچر کی بنیادی ذمہ داری اسٹوڈنٹس کی طرف ہے. اوبلیگیشنز ٹورڈ اسٹوڈنٹس، دین اوبلیگیشنز ٹورڈ ورک یا پروفیشن. یعنی آپ کی اپنے پیشے کی طرف بھی اسٹوڈنٹس کی طرف ہے تو اپنے پیشے کی طرف بھی ذمہ داری ہے. پھر اوبلیگیشن ٹورڈز پیرنٹس، پیرنٹس کی طرف اوبلیگیشن کیا ہے کہ آپ کے بچوں کے والدین آپ سے متفق ہیں، وہ آپ سے خوش ہیں. اس کے بعد اوبلیگیشن ٹورڈز کولیگس، آپ کے ساتھ جو کولیگس ہیں ان کے بارے میں آپ کی ذمہ داری، آپ کسی کی بیک بائٹنگ تو نہیں کر رہے، آپ کسی کو گالیاں تو نہیں دے رہے، کسی کو لیٹ ڈاؤن تو نہیں کر رہے. یہ سارے. اس کے بعد نان ٹیچنگ سٹاف آپ کے یہاں ہے، آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے، آپ بہت زیادہ سبجوکیشن پہ تو نہیں رکھتے، اور جہاں پہ آپ کا ادارہ موجود ہے اس ادارے کے لیے آپ کا کالج مصیبت تو نہیں بنا ہوا. یہ ساری ذمہ داریاں ٹیچر کی ہیں اور ان تمام کو یقین کیجیے ہم نہیں ڈسکس کرنے لگے، صرف پہلی کو ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، ان ابلیگیشنز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹس کی طرف کون سی ابلیگیشنز ہیں. اسٹوڈنٹس کی طرف ہماری 4 ابلیگیشنز ہیں، باقی کمیونٹی وغیرہ کو چھوڑ کے اسٹوڈنٹس کی طرف ہماری 4 ابلیگیشنز ہیں. پہلی ابلیگیشن یہ ہے، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے. دوسری ابلیگیشن یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کی حفاظت کرنی ہے، انہیں پروٹیکٹ کرنا ہے. تیسری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو نصاب پڑھانے کے ساتھ اخلاقیات بھی سکھانی ہے، پڑھانی نہیں سکھانی ہے. چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں ہمارا جو کنڈکٹ ہے وہ ایک پروفیشنل اور ایتھیکل کنڈکٹ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کنڈکٹ کے اندر نیگیٹیوٹی اور بہت زیادہ انٹیمیسی آ جائے. پروفیشنل اور ایتھیکل وے میں ہم نے چلنا ہے. ان چاروں چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے مل کے. ابھی پہلی بات تھی کہ ٹیچ دا اسٹوڈنٹس. ٹیچ دا اسٹوڈنٹس میں سب سے پہلی بات ہم تبھی ٹیچ کر سکتے ہیں بہتر کہ اگر ہم نے پورا ٹائم لیا ہے تو ریچ دا کلاس روم آن ٹائم اینڈ ویل پریپیئرڈ. پہلی ذمہ داری ہماری ہے. دوسری ہے کہ ہم اس وقت تک کلاس روم کو انگیج رکھیں، اسٹوڈنٹس کو کام پہ لگائے رکھیں جب تک کہ بیل رنگ نہیں کرتی، گھنٹی نہیں ہو جاتی. اس کے بعد جو سلیبس سرکار نے دیا ہے اس سلیبس کو اس طریقے سے آرگنائز کریں کہ اس دی گئی ٹرم کے اندر، اس اسپین آف پیریڈ کے اندر اس سلیبس کو میکسیمم کور کر سکے، اور جو اس کالج کا نام ہے
अपनी ये टीच द स्टूडेंट प्रोसेस को देखते हुए इस तरह मशहूर कर दें कि हर जगह के फलां कॉलेज, फलां इदारा जहां स्टूडेंट को पढ़ाया इस तरीके से जाता है, हमने अपने बच्चों को वही भेजना है। अब आपने एक दोस्त की मिसाल सुनी थी, उन्होंने बताया था कि उनके एक टीचर वक्त जाया करते थे, उनकी वजह से बच्चे एफएससी नहीं कर सके। गोया जब वालिदैन को पता चला होगा तो वो उस इदारे में बच्चों को दाखिल ही नहीं कराते होंगे। तो गोया आपने कौन सा एकेडमिक स्टैंडर्ड दिया कॉलेज को? स्टूडेंट्स जो है वो एकेडमिक स्टैंडर्ड दे सकते हैं, सॉरी टीचर्स अपने कॉलेज को, और वो कैसे देंगे? उसकी रेपुटेशन और कम्युनिटी के अंदर उसके स्टैंडर्ड्स का जिक्र होगा, वालिदैन अपने बच्चों को भेजेंगे। यहाँ पे मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा कि हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस में राना अब्दुल रशीद साहब थे, बड़े ग्रेट आदमी थे, डिसिप्लिनरियन थे, अथॉरिटेटिव थे। ये नेगेटिविटी आप इसको कहें मगर मैं नहीं कहता, क्योंकि वो टास्क ओरिएंटेड थे। मेरे पास एक मेहमान आता है, वो पूछता है भाई आज कॉलेज में छुट्टी है। मैंने कहा आपने ये कैसे सोचा? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, फुल स्विंग पे क्लासेस चल रही हैं, आप कह रहे हैं कॉलेज में छुट्टी है। कहते नहीं, कहीं पे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा है, कोई स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहा है। तो ये ग्रेट कमेंट था उस प्रिंसिपल की स्किल के ऊपर, उसकी मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर, कि उसने ये फजा क्रिएट कर रखी थी कि कोई बच्चा बरामदों में फेर ही नहीं सकता था सिवाय बेल होने के। बेल होने पर बच्चों ने निकलना होता था, तो बच्चे या क्लासरूम में होते थे या प्ले ग्राउंड में होते थे, बरामदों में बैठने की इजाजत नहीं थी। वो टीचर्स जिनके ऑफ पीरियड होते थे टाइम टेबल में, उनकी ड्यूटी थी कि वो बरामदों में, 2-3 टीचर्स की वीकली ड्यूटी रहती थी कि वो बरामदों में फिरा करें, कोई बच्चा नजर बरामदों में ना आए। तो अब ये देखें, उसके बाद हर बच्चा पढ़ाई में मसरूफ होता, हर टीचर पढ़ाने में मसरूफ होता, क्लास का होना यकीनी था। और उसका नतीजा ये हुआ कि कितने बोर्ड्स के टॉपर्स आके उस कॉलेज में दाखिला लेते, और सिफारिशों से दाखिले होते वहां पे, मतलब सिफारिशों से। इस तरह के बड़े जो बच्चे नहीं दाखिल हो सकते थे वो और लोगों को लेके आते, लेकिन उन्हीं को दाखिला मिलता जो उस मेरिट पे पूरा उतरता। तो क्या है, उन टीचर्स की एज अ टीम काम करना, मेहनत के साथ काम करना, ट्रूथफुलनेस के साथ काम करना, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना, और उस प्रिंसिपल की लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से, मैनेजरियल क्वालिटीज की वजह से उस इदारे ने अपना नाम कमाया। तो जब हम बच्चों को पढ़ाएं तो ज़हन में रखें कि इन बच्चों को पढ़ाने से हमने इदारे को रेपुटेशन और स्टैंडिंग देनी है कम्युनिटी के अंदर। इसके बाद बात यह है कि हमने बच्चों को तो पढ़ाना तो हमने है, लेकिन आप सारे जानते हैं क्या बच्चों का एबिलिटी लेवल एक होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ बच्चे फतीन होंगे, उनका एबिलिटी लेवल बहुत बुलंद होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्लो गोइंग होंगे, उनको आप नालायक ना कहिए, लेस एबल कह सकते हैं। तो बात ये, लेस एबल्स को भी तो साथ लेके चलना है। तो टीचर को अपनी क्लास में बच्चों के लेवल का पता होना, कौन सा बच्चा किस लेवल का है। ये तभी हो सकता है जब टीचर एक एक बच्चे पर मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज के तहत तवज्जो दे रहा है। एक मेथोडोलॉजी ये है कि उसने ग्रुप्स बना दिए, उन ग्रुप्स में से पता चल रहा है कौन सा बच्चा कंट्रीब्यूट करता है कौन सा नहीं। आपने पेयर्स बना दिए, उन पेयर्स, तो इस तरह आस्ता आस्ता आपको पता चल जाता है स्लो लर्नर कौन है, फास्ट लर्नर कौन है। तो जब आपको बच्चों की के लेवल का पता चल जाता है, तो जो लेस एबल है आप उनको भी टाइम अलग से दे सकते हैं, उनको अलग से गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, मैं आज भी पढ़ाता हूँ, तो मैं, मेरे पास जब को बच्चे आते हैं, क्लास होती है, तो मैं उनको एक भी नहीं, क्या मैं स्टार्ट कर दूं अपनी मर्जी से कि ये बच्चे तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। मैंने पीछे एक क्लास आई, मेरे पास बच्चे एमफिल थे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। बिलीव यू मी, मुझे उनको इंग्लिश में ये पर्सन समझाना पड़े, मुझे सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझाना पड़ा, मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू करना पड़ा। बच्चे एमफिल थे। तो मकसद ये है, अंग्रेजी उनका सब्जेक्ट नहीं था, दीगर सब्जेक्ट्स के लोग थे।
के पास आगे कौन सा बच्चा लेसेबल के पास सभी के अटेंड से शुरू करना चाहिए। तो ये है कि हमें बच्चों के लेवल का पता होगा तो हम बेहतर, ये कहने में हम बचाने हैं कि इतने बच्चों पर हम कैसे तवज्जो दे सकते हैं, हम एक एक बच्चा जो लेसेबल है उस पर कैसे तवज्जो दे। देखें इसकी टेक्निक जो अपनी मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप देखें जो बच्चे आपके अंदर उनसे पूछें उनके मार्क्स कितने आए सब्जेक्ट वाइज। आपका फिजिक्स के बच्चे आप पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में मैट्रिक में किस बच्चे ने ज्यादा मार्क्स लिए। फिर आप जब क्लास में 2-4 दिन क्वेश्चन करेंगे तो आपको बच्चे सामने नजर आएंगे कि ये बच्चे ज्यादा काबिल हैं। अब बच्चों के ग्रुप ऐसा बनाइए कि उन ग्रुप्स में वो 1-2 काबिल बच्चे हों। वो बच्चे फॉस्टर टीचर के तौर पे काम करेंगे। उन बच्चों से कहिए कि इनके साथ मिलकर आप ग्रुप वर्क करें। तो इंडिविजुअल की नीड देखते हुए आपने ना अपनी टीचिंग टेक्निक अपनानी है। आप ऐसा ना हो कि आप अपना बेचारा किसी को भी उर्दू भी ना प्रॉपर आती हो तो आपने उसको भी केटर करना है। अब माजरत के साथ में एक मेरे उस्ताद मोहतरम में उनकी इज्जत करता हूँ, नाम लिए बगैर बात करूंगा। मैं एक MBA की क्लास में था तो वो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाने आए और अंग्रेजी के बड़े जय्यद प्रोफेसर लाहौर में हैं वो। उन्होंने एक बात जिससे मुझे एतराज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे साथ अग्री किया। वो कहने लगे देखें वो पढ़ा रहे थे हमें मार्केटिंग कम्युनिकेशन पढ़ा रहे थे। और मार्केटिंग क्या है आपको पता है, कोई प्रोडक्ट है तो उसको आपने कैसे फरोख्त करना है, आपने कैसे लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करना है। कोई एजेंसी आपसे कोई चीज मांगती है तो कैसे आपने प्रोवाइड करनी है, किस जुबान में करनी है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स हमें पढ़ा रहे थे बुनियादी तौर पर। उन्होंने फरमाया कि देखें आप अंग्रेजी में खत लिखें जिसके साथ आपने कम्युनिकेट करना है, जिस इदारे के साथ, आपकी वोकैबुलरी बहुत आला दर्जे की होनी चाहिए। अगर दूसरी पार्टी को आपके खूबसूरत अल्फाज की, मुश्किल अल्फाज की समझ नहीं आ रही तो ये उसका प्रॉब्लम है। वो डिक्शनरी अपनी मर्जी की कोई कंसल्ट कर सकते हैं। आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए उसको समझ आ रही है या नहीं। मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा सर आप माशाल्लाह बहुत काबिल टीचर हैं मगर मैं माजरत के साथ एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर कम्युनिकेशन है क्या, बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन है मीनिंगफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। तो अगर दो लोगों में कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, वो मेरी बात ही नहीं समझता, वो डिक्शनरी ढूंढता फिरता है, तो फिर तो मैंने मार्केटिंग कर ली, फिर तो वो मेरी प्रोडक्ट कभी भी नहीं लेगा। ये तो बंदे बड़े ही डिफिकल्ट है, इनका तो लेटर ही मुझे आगे लोगों से पढ़ाना पड़ता है मुझे। तो मेरे नजदीक मैंने कहा सर ये है कि हमें जुबान वो इस्तेमाल करनी चाहिए जो मेरे क्लाइंट की है। अगर वो जुबान में इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। वो थोड़ी देर रुके, उसके बाद शाबाश है उनको। वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं और मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ। मैं कम्युनिकेशन में इस बात पे जोर देना चाहिए कि वो मेरी बात समझे और उसके जवाब में मुझे वहां से ऑर्डर आए, वो ऑर्डर को मैं फीडबैक कम्युनिकेशन की समझूंगा कि मेरी बात को उसने ठीक समझा। तो मुझे अच्छी कम्युनिकेशन में चलना चाहिए, ना कि मुझे लैंग्वेज को डिफिकल्ट करके चलना चाहिए। तो हमें ये देखना है, यही बात कि टीचर और स्टूडेंट भी आपस में 2 वे कम्युनिकेशन है। टीचर को ये फीडबैक आनी चाहिए स्टूडेंट की तरफ से कि वो जो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट समझ रहे हैं। वो तभी होगा अगर वो इंडिविजुअल की नीड को देख रहा होगा। उसके बाद बच्चों के जो डिफरेंसेस हैं उनको देखिए कि सभी के हर सब्जेक्ट का टीचर उसको असेस करे। और टीचिंग के दौरान स्टूडेंट के साथ आपको सब्र का मुजाहरा करना होगा, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होगी और आपका अंदाज ऐसा हो जाए कि बच्चे के अंदर पैशन पैदा हो, मैंने पढ़ के आना है। और मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, ये कोई कहानी नहीं है कि मैंने बच्चों के अंदर किस तरह पैशन किया। अगले दिन उनकी रीडिंग भी बेहतर होती, वोकैबुलरी उनकी बढ़ती गई, वो मेहनत करके आते। तो आपने अपनी टेक्निक के साथ बच्चों के अंदर लर्निंग का पैशन पैदा करना है।
और कोशिश करें कि बच्चों के हाथ में चाक पकड़ाएं, उन्हें बोर्ड पर ले आएं, बच्चों को इमेजिनेटिव बनाएं, उनसे ऐसे सवाल वहां पे खड़े करके करें। कल को बच्चे आपको दुआएं देंगे कि हमें इन्होंने पब्लिक का सामना करने का गुर सिखाया। वगरना बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में जब बात करने को कहा जाएगा तो उनकी टांगें कांप रही होंगी, भले आप इसको कह ले कांपे टांग रही होंगी, लेकिन ये आप पर बेस करता है कि आप डेली एक आध बच्चे को सामने बुला के कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। टीचिंग के बाद दूसरी बात हमने डिस्कस की है प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स। अब प्रोटेक्ट द स्टूडेंट्स में क्या बात आती है, देखिए ये हमारी, चूंकि मैंने कहा ना वी आर द फास्टर पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जैसे वालिदैन प्रोटेक्ट बच्चों को करते हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये कैसे आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात, टीचर स्टूडेंट का ट्रस्ट दरमियान में हो। स्टूडेंट अपनी बात बताना चाहे तो उसको कोई आर महसूस ना हो, टीचर ने कोई उसके साथ बहुत ज्यादा फासला क्रिएट ना किया हो। और जो स्टूडेंट कोई अपनी बात टीचर को दोस्त समझते हुए शेयर करता है ताकि हिफाजत उसको कहीं से खतरा है, अब एक खतरा में, टीचर को चाहिए कि वो दूसरे बच्चों से, क्लास में या किसी और कुलीग से शेयर ना करे। हाँ, ऐसे केसेस जब कोई बच्चा आके बताता है सर मुझे फलां हरास कर रहा है, फलां बुलियंग करता है स्कूल के अंदर, तो वो, इसके दो तरीका कार है। मैं आइडियली तरीका ये समझता हूं कि जिस बच्चे के बारे में कंप्लेंट आ रही है उस बच्चे को बुला लिया जाए, उसको प्यार किया जाए, बेटा बेटा करके उसे कहा जाए देखें बेटा आपकी वजह से अगर किसी का करियर बर्बाद हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, आपका फलां जो भाई दोस्त है कॉलेज में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, देखें उसे मुझे मतलब बात शेयर की है, वो खतरा महसूस करता है, कहता है मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ। तो आप क्यों किसी का कॉलेज छुड़वाते हैं? बेटा ऐसा ना करें। आप उसको अगर चाय का कप भी पिलाना पड़े बच्चे को तो कोई हर्ज नहीं है। तो वो जो इस तरह आपको समझाएंगे, हो सकता है वो बच्चा बुलिंग का शिकार ना हो, क्योंकि बुली करने वाले को आपने समझा दिया। अगर वो फिर भी बाज नहीं आया तो फिर आप ये नोटिस प्रिंसिपल के नोटिस में लाएं ताकि उस बच्चे को स्टक ऑफ किया जाए या मजीद कोई उसके साथ सेशंस किए जाए। अगली बात, आप देखते हैं हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया की वजह से बिलअमूम फैमिली डिसइंटीग्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है। बच्चे घरों में निगलेक्ट का शिकार हैं, वालिदैन की कई की शादियां हो चुकी हैं। उस वजह से छोटे बच्चे जो है उनको नफरत की निगाह से सौतीली माएं या सौतीले बाप देखते हैं। आपके भी ज़हन में कुछ ऐसे नाम आ रहे होंगे, मैं भी सामने देख रहा हूँ, बच्चों के साथ होता सलूक। वो मासूम कलियां, वो टेंशन में सारा दिन स्कूलों में रहती हैं, वापस जाना है तो वालिदैन जो अपना सौतीले माँ बाप हैं उनकी तरफ से वही कुछ मिलना है। तो ऐसे बच्चों को आप पाएंगे क्लास के अंदर परेशान हाल। कोशिश कीजिए डेली एक दो बच्चों को 2-4 मिनट पीरियड के बाद अलग से दें, उनसे पूछें, हर बच्चे को दे टाइम। जब आप 2-2 4-4 मिनट उस बच्चे को देंगे ना तो एक एम्पैथी बच्चों में फील होगी कि हमारे उस्ताद तो वाकई वालिदैन है। और उसमें हो सकता है बच्चा आपको बताए मेरे वालिदैन जो है उनकी तरफ से मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे रास्ते में मुझे ये प्रॉब्लम है। और उसमें आप उनके वालिदैन से भी सेशन कर सकते हैं, रास्ते में भी कोई सेशन हो सकता है, कोई टीचर किसी बच्चे को गलत निगाह से देख रहा है वो भी आपको जिससे शेयर आप उसके साथ कर सकते हैं। तो गोया आप बच्चों को प्रोटेक्ट करने में, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा फिर अगली प्रोटेक्शन की बात आती है कि आप बच्चों के ऊपर नजर रखें, किस चीज की, कि बच्चे अल्कोहल या ड्रग्स का शिकार तो नहीं हो रहे, उनके ऊपर नजर रखें, कोई बच्चा शराब पी के, सिगरेट पी के तो नहीं बैठा, या क्लास के अंदर तो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहा। और स्पेशल लर्निंग जो अटेंशन दें उन बच्चों की तरफ जिनको आपकी केयर की जरूरत है, उनको ढूंढे जिनको अक्सर केयर की जरूरत रही होगी, जिनको कोई बुली या अब्यूज कर रहा है। कभी बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट ना दें, हाथ बच्चों पर ना उठाएं। मुझे याद है हमारी क्लास में जब मैं खुद फर्स्ट ईयर में था, एक उस्ताद साहब ने एक बच्चे के सर से बाल पकड़ लिए, आगे से उसने भी पकड़ लिया। अब क्लास देख रही है, टीचर और स्टूडेंट गुथम गुथा है, ना स्टूडेंट छोड़ रहा है ना टीचर छोड़ रहा है। ये इस हद तक टीचर को आना ही नहीं चाहिए था।
हाँ, मैं सजा पे बड़ा ईमानदारी के साथ चलता था, मैं सजा देता था, मगर मैं पूरा पीछे खड़ा था, दीवार के साथ खड़ा करता था, जो बच्चा काम करके नहीं आता था। मैंने डेली सुनना होता था, पहले 5 से 10 मिनट मैंने लाजमी सुनना है, और जिसने नहीं पढ़ के आना उससे खड़े होना है। और मैं किसी की तरफ हाथ नहीं कर सकता था, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता था। तो ये दूसरे सेक्सुअल एब्यूज, मेंटल और इमोशनल हरासमेंट, इनअप्रोप्रिएट टेक्स्ट मैसेजेस बच्चों को भेजना, इससे बचना हर टीचर की जिम्मेदारी है। ये तीसरी बात इस सिलसिले की है, बच्चों को एथिकली ट्रेन करना। हमने 4 चीजें कही ना जो बच्चों के मामले में है। तो दो, पहली थी टीच द स्टूडेंट्स, दूसरी थी प्रोटेक्ट द स्टूडेंट। एथिकल ट्रेनिंग क्या है? बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप की जाए। क्या सॉफ्ट स्किल्स होंगी? कि बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, बच्चों को बड़ों से गुफ्तगू कैसे करनी है, बच्चों को सोसाइटी के अंदर अपने गुस्से को किस तरह पीना है, बर्दाश्त, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स हैं। अगर ये स्किल्स हम स्कूल लेवल से आगे शुरू कर दें सिखाना, तो डेफिनेटली सोसाइटी में, जो कि ये मदर प्रोफेशन है, एक दुकानदार भी अच्छे तरीके से बोल रहा होगा, एक जो बच्चे को गाली दे रहा है उसका उस्ताद वर्कशॉप पे बैठा वो गाली भी नहीं दे रहा होगा। तो इस पर भी हमें तवज्जो देनी है। जो बात आपसे मैंने कही ना कि कोई भी लेसन अखलाकियात से अलग नहीं है, आप उसके साथ अखलाकियात को जोड़ सकते हैं। और कोई आप केस स्टडी ले ले, कोई वाकया बच्चों को सुनाए, ताकि वो उनके जहन में रहे। और इसके लिए एथिक्स सिखाने के लिए कोई एथिक्स की क्लासेस की जरूरत नहीं है। आप क्लासरूम के अंदर, इदारों के अंदर ये कल्चर क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चे सॉफ्ट स्किल सीखें, एथिकल वैल्यू सीखें। उसके बाद जो मैंने आपसे पहले भी बात कही है, जो हमारे इदारों में मफकूद है, कि क्या आप ग्रुप वर्क करवा रहे हैं बच्चों से, क्या आप पेयर वर्क करवा रहे हैं? इसका फायदा क्या होगा? मुख्तलिफ मजहब के बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, इसका फायदा होगा मुख्तलिफ कल्चर के बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, मुख्तलिफ जबानों लहजों के, गुर्बत अमारत, हर तरह का एक कल्चर इकट्ठा हो जाएगा, एक डाइवर्सिफाइड आपका वो क्लासरूम कल्चर बन जाएगा। और बच्चों में एक दूसरे के लिए बर्दाश्त आ जाएगी, उनके अंदर से एक्सट्रीमिज्म कम होता जाएगा। तो सोसाइटी के लिए वो बेहतरीन सिटीजन साबित होंगे। और जब आपने एथिकल वैल्यू सिखानी है या बात करनी है, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, हवाई कहानी है ना। और उसके लिए आप क्या करें? वो लोग जो उस कॉलेज से पढ़ के गए, इदारों के सरबराहों को चाहिए कि वो लोग जो वहां से पढ़ गए हैं, कोई कहीं पे प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, उनको वक्तन फक्तन बुलाते रहें, और वो अपने उनके तजर्बे जो आम प्रैक्टिकल लाइफ के हैं वो बच्चों के सामने प्लेस करते रहें। तो इससे भी आप देखेंगे कोई हर्ज नहीं, महीने में 1-2 लेक्चर्स आप करा लें ऐसे, तो कोई हर्ज नहीं है। उससे बच्चों को जो एथिकल ट्रेनिंग है वो लाजमी मिलने का इम्कान है। उसके बाद क्लास के अंदर आप कुछ अपने लेसन के साथ कनेक्ट कर लें कि मैंने एथिकल डिस्कशन जनरेट करनी है। एथिकल डिस्कशन जब आप जनरेट करेंगे क्लासरूम के अंदर, तो ये प्रैक्टिस की मिसाल होगी। और जितना आप इन डिस्कशंस को, इन वाकयात को, सॉफ्ट स्किल्स को वहां पे जिक्र करेंगे, ये प्रैक्टिस होगी और बच्चे बेहतरीन सिटीजन बनेंगे। कोई सिर्फ निसाब पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, निसाब के साथ मुआशरत पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और एक बहुत मिसिंग चीज जो है वो ये है कि हम बच्चों को सवाल नहीं करने देते। शाबाश है उन असातिज़ा को जो इसको सवालात करने के लिए बच्चों को मौका देते हैं, बल्कि सवालात उगलवाते हैं उनसे। मैं कितने ऐसे टीचर्स को जानता हूं, हमारे एक टीचर थे मैथ के, आपने सवाल किया तो वो खूनखार नजरों से आपको देखेंगे। मतलब ये हालत थी, मैं बिल्कुल जो लफ्ज कह रहा हूं, ऐसा बच्चे कांपने लग जाते थे जब वो देखते थे। तो इसी तरह एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैंने मैथ के टीचर से, ये पिछले महीने की बात है, मैंने क्वेश्चन कर लिया तो उसने मेरी वो क्लासरूम में बेइज्जती की है कि मैं अभी तक डिप्रेशन में हूं।
अब आपने एक बच्चे को नहीं इंसल्ट किया, आप ये सोचिए, वो एक काबिल बच्चा, एक डिसेंट बच्चा, जिसको आपने वहां पे बुली किया है, आपने उसको की इंसल्ट क्लास में की है, उसका नतीजा क्या हुआ? वो घर गया है, वो खाना नहीं खा रहा, वो माँ से लड़ रहा है, वो बाप से लड़ रहा है कि मैंने नहीं पढ़ना, बाकी बहन भाइयों से उसकी नहीं बन पा रही। तो आपने एक बच्चे की इंसल्ट नहीं की, आपने पूरे एक घराने को टेंशन दे दी। आपने ये सोचा ही नहीं है कि ये बच्चा जाएगा तो ये एक सोसाइटी में रहता है, एक फैमिली, एक मुआशरत का यूनिट है पहला, और उसमें ये सारी मुआशरत को डिस्टर्ब करेगा। और एन मुमकिन है उसकी टेंशन की वजह से उसके कजन के साथ ना बने, आने वाला गेस्ट बेइज्जती करवा के चला जाए। तो गोया आपने रिपल्स क्रिएट, टीचर के एक हरकत ने रिपल्स क्रिएट कर दी कि आपने बच्चे की इंसल्ट की है। चाहिए ये हमें, मैं आप यहाँ पे हवाला देना चाहूंगा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देखिए, आपने खिताबात कम फरमाए हैं। खिताबात से ज्यादा दो चीजें हुई हैं। एक तो आपसे साहबा ने बेतहाशा सवालात पूछे जिंदगी के बारे, मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवालात के जवाब दिए हैं, और आपने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया है सवाल करने को। और कोई मौका ऐसा आता जिसमें साहबा सवाल न कर रहे होते, मगर वो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते कि ये बात तो मैंने लाजमी बतानी है, तो आप तकरीर नहीं शुरू कर देते थे, या इकट्ठे हो जाओ मैंने तकरीर करनी है। आप क्या करते? आप विटनेस हैं, आपने पढ़ा है, किताबें पढ़ के आप विटनेस हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, चाहे सफर में होते चाहे हजर में होते, एक होता साथ या एक से ज्यादा होते, तो फरमाते क्या आज मैं आपको वो बात ना बता दूं? आगे वो बात बताते, मिसाल के तौर पे, क्या आज मैं आपको वो बात ना बता दूं जिस पर अमल करना आपको सीधा जन्नत में ले जाए? तो साहबा रिज़वानुल्लाह अजमईन अर्ज करते, क्यों नहीं या रसूलल्लाह। तो क्या किया? डिमांड ड्रिवन नॉलेज आपने कन्वे किया। आपने अपनी बात बताने से पहले उसकी डिमांड क्रिएट कर ली उनके अंदर। तो आप इन दो साथ फॉलो करेंगे, तो एक तो सुन्नत अमल पे, दूसरा इसी तरह के स्कॉलर्स आप पैदा करेंगे, उन रास्ते पे चलाएंगे जैसे हमारे साहबा रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की सोबत में इल्म सीख के आ गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात यह है कि स्टूडेंट के साथ आपका रिलेशनशिप जो है प्रोफेशनल होना चाहिए, जाती नहीं होना चाहिए। वालदैन वाली बात जरूर रखें, मगर वो थोड़ा फर्क, बहुत ज्यादा इंटीमेसी तो नहीं, तो वो दरमियान में जो एक वालदैन और बच्चों के दरमियान हया लिहाज का रिश्ता है, वो तो खत्म नहीं हो रहा। इसलिए आपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखना है उनके साथ, मिनिमम कांटेक्ट रखना है। अगर बात करनी भी है तो वो स्कूल इवेंट के बारे में, उसकी जातियात के बारे में बाहर बात ना हो, और अप्रोप्रिएट वे में उनसे बात करें, उनसे कोई एडवांटेज ना ले रहे हो। बच्चों को जी यार मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मेरे लिए ये चीज लेके आओ, ऐसा काम आपने नहीं करना। फिर अगली बात जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र की, कि अपने जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनसे पैसे कभी ना वसूल करें, और उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप उसके साथ बैठे हुए वो प्रोटेक्टेड महसूस करें, और ये महसूस करें कि जैसे मैं घर में हूं, जैसे वालदैन के साथ हूं। और एक कंपोजिट कल्चर क्रिएट करें क्लास के अंदर, वो डाइवर्सिफाइड कल्चर है, तो उसको आप उनके अंदर डिफरेंसेस को अपने रवैये की वजह से कम कर सकते हैं। आप इस तरीके से उनको पढ़ाएं कि वो बेहतरीन मेंबर सोसाइटी के बने, उनकी फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और मॉरल डेवलपमेंट पे आपका हाथ होना चाहिए। और आप क्लास में सोते ना रहें, जो एक दोस्त ने बताया, आपको क्लास के हर कॉर्नर में बैठे बच्चे का पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। और एक अहम बात जो है, अब दो तीन चीजें मैं आपसे आखिरी 7 मिनट है वो शेयर करूंगा, फिर क्वेश्चन भी लूंगा। इस स्लाइड पे गौर करिए, मैंने वन लाइनर लिखा है
آپ کو क्लास रूम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है उस बच्चे से जो नालायक है और शरारती है, बिलअमूम, हमेशा नहीं, लायक भी शरारती हो सकता है। उससे जान छुड़ाने का तरीकाकार क्या है? वो ये है, जान उसकी शरारतों से, उससे नहीं, छुड़ाने का तरीकाकार ये है, मैंने बाकायदा एक किताब में ये लिखा पढ़ा तो मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि शरारती बच्चे को हमेशा ये खौफ रहना चाहिए कि मुझसे सुन लिया जाना है। अब वो दो काम करेगा, जब वो क्लास में आएगा तो तैयारी करके आएगा, पढ़ के आएगा, नहीं पढ़ के आएगा तो छुप के बैठेगा, सर झुका के बैठेगा, शरारत नहीं करेगा, मुझसे सुन न लें। तो अगर वो आराम से बैठा है, कोशिश करें आप भी ना उससे सवाल करें। अदरवाइज अगर आप 5 बच्चों से आपने सवाल करना है एट रैंडम, तो पहला सवाल उस पर ना हो, लेकिन तीसरा चौथा सवाल उस तक जरूर पहुंचे। जब आप रोज सवाल करेंगे, आप यकीन जानिए वो बच्चा आपको शरारतों से पाक मिलेगा। और मैंने इस चीज को एक बहुत बड़े क्लासरूम कंट्रोल मैनेजमेंट के मैकेनिज्म के तौर पर, क्लासरूम मैनेजमेंट टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर एक जो हमसे एक चीज हो जाती है, अगली वो मैं आपसे शेयर करता हूं, वो है कि हम बच्चों के दोस्त बन जाते हैं। दोस्त होना और बात है, दोस्तों की तरह होना और बात है। तो काइंडली बी फ्रेंडली, नॉट अ फ्रेंड। फ्रेंड क्या होता है? उसके साथ आप क्या करते हैं, उससे गलीज लतीफे सुनाते हैं, इनअप्रोप्रिएट जोक्स। अगर आप फ्रेंडली होंगे तो वो नहीं सुनाएंगे। आप बैठ के गप लगाना शुरू कर देते हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर की मारते हैं। आप स्टूडेंट के साथ ऐसा काम ना कीजिए। बच्चों को ईमेल मत भेजिए, बच्चों को घर पे फोन कॉल्स मत कीजिए, उनके साथ बाहर ढाबों पे पार्टीज ना कीजिए, शादियों पे बैठ के उनको कहानियां ना सुनाइए। ये काम, फोन कॉल, इनअप्रोप्रिएट जोक्स, पार्टीज, गॉसिप, ईमेल, ये हम दोस्तों से करते हैं। जिनके साथ दोस्तों की तरह होता है उनसे नहीं करते, क्योंकि हमारे उनके साथ इंटीमेसी नहीं होती। तो ये भी एक पॉइंट के तौर पर है कि आप बी फ्रेंडली नॉट अ फ्रेंड। उनके साथ बाहर जाके, क्लासरूम से बाहर जाके फोटो ना खिंचवाइए। आप कॉलेज के अंदर बेशक फोटोग्राफी किसी इवेंट में तो आप कर लें, स्पेशल फोटोग्राफ क्या है, फोटोग्राफ लेते हैं, वो बिल्कुल भी ना कीजिए। फिर अगर आपने, एक तो मैंने कहा कॉलेज से बाहर बच्चों से नहीं मिलना, आपने कॉलेज में मिलना है तो कॉलेज में भी मिलने का एक प्रोटोकॉल है। एक तो ये कि उनसे आप घर में मत मिलिए। अगर वो कॉलेज के अंदर हैं तो किसी ऐसे कमरे में जो तंग है, तारीक है, उसमें मत मिलिए। ऑटो रिक्शा में उनके साथ बैठ के मत जाइए। तो ऐसे ताल्लुकात से उनसे एतराज कीजिए, बचिए। ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आपके पास 5 मिनट है, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। एक सवाल, दो सवाल, आप दो चीजें कर सकते हैं। एक, आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, एक सवाल कर सकते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा है, हम बहुत लंबी तकरीर नहीं कर सकेंगे। जी, यू आर वेलकम।